आज हम 11th क्लास के ज्योग्राफी के पहले बुक का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम भूगोल एक विषय के रूप में। यकीन मानो टॉप 30 क्वेश्चन है इसमें, और टॉप 30 क्वेश्चंस में से ज़रूर पूछे जाते हैं पेपर में, और ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप ज़रूर इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से क्या भौतिक भूगोल से संबंधित है, यानी कि इसमें से पूछा गया कि भौतिक भूगोल से इन चारों में से क्या संबंधित है। बस्तियों का अध्ययन नहीं, संस्कृतियों का अध्ययन बिल्कुल नहीं, मनुष्य का अध्ययन बिल्कुल नहीं, मृदा का अध्ययन भौतिक भूगोल से संबंधित है, पहला, इसे ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, भूगोल का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया। तो भूगोल का सर्वप्रथम किसने किया उपयोग, इरेस्टोस्थेनीज ने। इरेस्टोस्थेनीज ने ही सर्वप्रथम भूगोल का उपयोग 261 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है गाइस। अगला तीसरा क्वेश्चन, जीआईएस का पूरा नाम निम्न में से क्या है। देखो, भौगोलिक स्थिति तंत्र बिल्कुल नहीं, भौगोलिक सूचना स्थिति ये भी बिल्कुल नहीं, विश्व स्थिति तंत्र ये भी नहीं है। हमारा जीआईएस का फुल फॉर्म जो होता है भौगोलिक सूचना तंत्र होता है, ये हमारा असली आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जैव भूगोल की एक उपशाखा नहीं है। जैव भूगोल यानी कि जो जीवों से संबंधित भूगोल है। तो देखो, पर्यावरण भूगोल जीवों से संबंधित है बिल्कुल, तो ये भी नहीं है। परिस्थितिकी भूगोल ये भी जीवों से संबंधित है, क्योंकि जो जीव रहते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार क्रिया करते हैं, तो ये उससे संबंधित है, तो ये भी नहीं है। वनस्पति, इसमें भी जीव रहते हैं, तो ये भी नहीं है। पर जलवायु भूगोल जो है जैव भूगोल की उपशाखा बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल कौन सी उपशाखा निम्न है, यानी कि इनमें से कौन सी जो उपशाखा है वो मानव भूगोल की है। तो देखो, मृदा भूगोल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मृदा भूगोल है किसके अंदर आता है, भौतिक भूगोल में, तो ये भी नहीं है। ग्रामीण भूगोल, ऐसा कोई भूगोल ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है ही हमारा। जो भौतिक भूगोल ये तो खुद ब खुद एक भूगोल है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा जो लास्ट में बचता है ऐतिहासिक भूगोल, यही मानव भूगोल की एक उपशाखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता। इनमें से कौन सा है जो जनसंख्या भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आता। लिंग अनुपात का मतलब होता है प्रति व्यक्ति पुरुष पर कितनी लड़कियां भारत में पाई जाती है, तो लिंग अनुपात आता है जनसंख्या भूगोल के अंदर। प्रवास, कितना प्रवास हुआ, ये भी जनसंख्या भूगोल के अंदर आता है, तो ये दोनों नहीं होगा। आबादी भी आती है जनसंख्या भूगोल के अंदर, तो ये भी नहीं होगा। पर प्रदूषण जनसंख्या भूगोल में नहीं आता, तो हमारा राइट आंसर प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भूगोल का वैज्ञानिक विषय के रूप में उपयोग तथा व्याख्या से संबंधित प्रश्न किस में पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक विषय के, मतलब कि इनमें से कौन सा है जिसका उपयोग वैज्ञानिक विषय के रूप में व्याख्या से संबंधित किया जाता है। तो देखो, क्या में व्याख्या संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये हमारा बिल्कुल नहीं है। कहाँ में भी नहीं पूछे जाते, कैसे, ये तो एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का एक तत्व ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया। पर क्यों में किसी भी विषय से संबंधित तत्वों की उसकी व्याख्या पूछी जाती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कि पेपर में कई बार आता है, बच्चा बहुत ज़्यादा गलत कर देते, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन व वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये बात किसने कहा, ये बात जो कहा था, ये बात हमें कहा था रिचर्ड हॉडसन ने कहा था पहली बार, कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक भिन्नता का, यानी कि धरातल पर पाई जाने वाली जो प्रादेशिक स्तर पर जो भिन्नता पाई जाती है उसका अध्ययन करना है, उसका वर्णन करना है और उसकी व्याख्या करना है। ये बात रिचर्ड हॉडसन ने कही थी। अगला, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किसके माध्यम से किया। तो मानव ने प्रकृति के साथ जो समझौता किया, अनुकूलन परिस्थितिकी ये भी नहीं है हमारा, परिस्थितिकी परिवर्तन ये भी नहीं है हमारा, अनुकूलन परिवर्तन ये भी नहीं है। पर अनुकूलन अपरिवर्तन के कारण मानव ने प्रकृति के साथ अपना समझौता, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता किसके माध्यम से किया, अनुकूल परिवर्तन या अनुकूलन परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार क्या है। कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो
हमें बचपन में बताया गया था पृथ्वी का आकार अंडे जैसा है, गेंद जैसा है या संतरे जैसा है, पर नहीं, पृथ्वी का आकार इनमें से कुछ भी नहीं है। जियोग्राफी की भाषा में पृथ्वी का आकार जो है वो भू-आब है, भू-आब है, यही मानते हैं हम। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोड। जियोड बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको पेपर में कई बार आता है, बच्चे गलत कर देते हैं, इसको ध्यान रखना। जो पृथ्वी का आकार है वो भू-आब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक चिंतन का इतिहास किसके रूप में शामिल है? जो यानी कि भूगोलिक चिंतन का इतिहास है, भूगोल के अंदर किसके रूप में शामिल है? इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझते हैं। भौगोलिक चिंतन यानी कि भूगोल का चिंतन यानी कि उसके बारे में विचार करना का इतिहास किस रूप में शामिल है? पृथु शाखा के रूप में बिल्कुल नहीं। मान शाखा, इसका मतलब कुछ बनता ही नहीं है। भौगोलिक चिंतन तो इसमें पूछा गया, ये भी नहीं है। मातृ शाखा, जो मातृ शाखा है भौगोलिक चिंतन के इतिहास के रूप को दिखाती है, उसको शामिल करती है। पेपर में कई बार पूछा जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भूगोल की व्याख्या नहीं है? इनमें से कौन भूगोल की व्याख्या नहीं है? देखो, पर्यावरण भूगोल होता है, हमें पता है, तो ये हमारा नहीं होगा। सामाजिक भूगोल भी होता है जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। दर्शन शास्त्र जिसमें हम फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं। पर भूमध्य तो एक सागर है, इसका विज्ञान तो होता ही नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भूगोल की एक किसी भी प्रकार से शाखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भूगोल की शाखा है? मतलब इनमें से भूगोल की कौन शाखा है? तो भूगोल की दो शाखाएं होती है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। देखो, मानव भूगोल ये भूगोल की उप शाखा है, तो ये भी नहीं होगा। जनसंख्या भूगोल ये भूगोल की उप शाखा है, तो ये भी नहीं होगा। राजनीतिक भूगोल ये भी भूगोल की उप शाखा है, तो ये भी नहीं होगा। जो भूगोल की जो रियल शाखा है वो क्रमबद्ध भूगोल है, यानी कि हमारा आंसर क्रमबद्ध भूगोल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रमबद्ध भूगोल का जो प्रतिपादन किया पहली बार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। इसी को आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसी ने ही क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किया था, तो ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है? तो भूगोल का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है? गहरा संबंध नहीं, अधूरा संबंध नहीं, गमन संबंध ये भी नहीं है, परासारण्य संबंध है। परासारण्य का मतलब होता है गहराई के साथ जुड़ा हुआ, विस्तार से, मतलब ये सभी तथ्य परासारण्य के अंदर आ जाता है। इसलिए भूगोल का अन्य विषयों के साथ जो संबंध है वो परासारण्य संबंध है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन किसने किया? देखो, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन हमने ऊपर पढ़ा था, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। पर प्रादेशिक भूगोल का प्रतिपादन उसके शिष्य कार्ल रिटर ने किया था। किसने किया था? कार्ल रिटर, जो कि उसका शिष्य था, ठीक है। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? जीपीएस का पूर्ण रूप वैश्विक स्थिति तंत्र है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो वैश्विक स्थिति तंत्र, जिसका हम उपयोग आज की डेट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए क्या ज़्यादा उपयोगी है? हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है? तो हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए देखो, प्रौद्योगिकी। पहले प्रौद्योगिकी नहीं था तो क्या हम अपने जीवन को जीते नहीं थे? यानी कि हमारा रॉन्ग आंसर है। आश्रय ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इंसान पहले घूम घूम कर भी रहते थे, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वातावरण महत्वपूर्ण है, पर फिर भी मनुष्य हर तरह के अलग अलग वातावरण में सर्वाइव करता है। हमारे लिए सबसे उपयोगी है जीवन जीने के लिए संसाधन। अगर संसाधन नहीं होगा तो हम अपने जीवन को जी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास छोटी से लेके, यानी कि एक सुई के दाने से लेकर एक छोटे परमाणु से लेकर चाहे ब्लू व्हेल शार्क तक या उससे भी बड़े बिल्डिंग्स, ये सब संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो संसाधन हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इस पर टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? मृदा किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? मृदा संश्लेषण के द्वारा बिल्कुल नहीं।
मृदा जनन के द्वारा मृदा बनती है, क्योंकि मृदाओं का जनन होगा जभी तो मृदा बनेगी, ना ही रेडियो से उत्पन्न होती है, ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण ये तो कुछ और ही है। मृदा जनन द्वारा मृदा की प्रक्रिया, मृदा की जो प्रक्रिया, जो मृदा का जो निर्माण होता है मृदा जनन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल शब्दों में भूगोल का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में हम कहें तो भूगोल का अर्थ पृथ्वी का रूप नहीं, ये हमारा रोंग है। मनुष्य का अध्ययन करना बिल्कुल नहीं, पौधों का अध्ययन करना नहीं, पृथ्वी का वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना भी कह सकते हैं हम इसको, पृथ्वी का वर्णन करना भी कह सकते हैं, या पृथ्वी की व्याख्या करना भी कह सकते हैं। यही भूगोल का अर्थ है। भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? मैंने पहले ही बताया था, 2 शाखाएं होती है, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादेशिक भूगोल कौन सा रूप प्रस्तुत करता है? जो प्रादेशिक भूगोल है, यानी किसी भी प्रदेश का जो भूगोल है वो एकाकी रूप प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए वो एकाकी रूप प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्रमबद्ध भूगोल क्या है? एक तत्व का विश्व स्तर पर अध्ययन करना। हाँ बिल्कुल, क्रमबद्ध भूगोल के अंदर हम पढ़ते हैं किसी एक तत्व का पूरे विश्व स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक रूप प्रस्तुत करता है कौन सा भूगोल? तो राजनीतिक रूप जो प्रस्तुत करता है वो क्रमबद्ध भूगोल करता है, क्योंकि क्रमबद्ध भूगोल के अंदर ही राजनीतिक इकाइयाँ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल कौन सा विषय है? भूगोल कौन सा विषय है? तो भूगोल कौन सा विषय? भूगोल ना ही विश्लेषणात्मक विषय। आप बोलोगे भैया विश्लेषणात्मक विषय भी हो सकता है, इसमें हम विश्लेषण करते हैं, पर नहीं। स्पष्टात्मक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। संग्रहात्मक, इसमें तो हम जमा करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। भूगोल जो है संश्लेषणात्मक विषय, इसके अंदर हम भूगोल का विस्तार से अध्ययन करते हैं, भूगोल को हर एक तत्वों से जोड़ते हैं, ये सभी इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अध्ययन का चौथा आयाम कौन सा? भौगोलिक अध्ययन का जो चौथा आयाम माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया, ये समय है। समय भौगोलिक अध्ययन का चौथा आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक या सामाजिक विज्ञान का मूल उद्देश्य यथार्थता, यानी यथार्थता का मतलब क्या होता है? सच्चाई को बताना। प्रादेशिक या सामाजिक विज्ञान का मूल उद्देश्य किसी भी चीज़ की यथार्थता, सच्चाई के बारे में बताना होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत डीप से बनाया गया क्वेश्चन है। कई बार पेपर में ऐसा हो सकता है, क्या पता आ जाए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। भूगोल दर्शन के 2 अंग, भौगोलिक चिंतन और दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के 2 उपागम कौन से? उपागम यानी शाखाएं, तो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं भूगोल की 2 शाखाएं कौन कौन सी? प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। गुड बाय।